कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जमशेदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत जानकी रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था दिशा, दूसरी का नाम था जिया और तीसरी का नाम था गीता। जानकी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी गीता से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। जानकी उसे बहुत भला बुरा कहती, मगर गीता अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। जानकी गीता को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। इन सब के कारण गीता बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे दिशा, जिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब गीता कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी जानकी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। वो झूठे फल देख गीता रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से गीता की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने काम कर रही थी, तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस गीता के लिए रख देते हैं। ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के दिशा और जिया वहाँ से चली जाती है। अब गीता वहाँ आती है और मेज पर पड़े चिकन के खाए हुए पीस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना एक प्लेट में निकालकर अपने घर के बाहर कुत्तों को खिला देती है। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है। गीता, गीता, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती है। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसा व्यवहार करती है। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा झूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी, तब तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? बताओ जरा। मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई हूँ अपने संरक्षण के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? गीता, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो। सच में दादी ऐसा होगा? करके तो देखो। गीता अब उस छड़ी से कहती है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठे पकवान चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसे जो चाहिए वो पकवान वहाँ आ जाते हैं। गीता उस खाने पर टूट पड़ती है और सारा खाना खा डालती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी दादी को धन्यवाद देती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी और कुछ भी चाहिए तो इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? अब दादी गायब हो जाती है और गीता वो जादुई छड़ी लेकर घर आती है। अब गीता बहुत खुश रहने लगी और उसे खाना खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। ये बात दिशा और जिया के नजर से छुप नहीं पाई। अरे दिशा, ये गीता खाना क्या खाती है? प्लेट में हम जो छोड़ देते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम उसका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। जिया और दिशा अगले दिन गीता का पीछा करती है। गीता छड़ी लेकर उस पहाड़ी पर जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे जिया, ये गीता पहाड़ी पर क्यों जा रही है? क्या पता, देखते हैं, चलो। जिया और दिशा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और गीता को देखने लगती है। गीता अपने हाथ में वो छड़ी लेकर बोलती है। हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो, मेरे मनपसंद पकवान मुझे चाहिए। अब वहाँ एक मेज तैयार हो जाती है और मेज पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। गीता उस मेज पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दिशा जिया से कहती है।
अरे ये गीता के पास क्या जादुई छड़ी है क्या? अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये गीता की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात हम माँ को बताएंगे। चलो। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। अरे माँ, उस गीता के पास एक जादुई छड़ी है। वो छड़ी जो मांगो वो देती है। हाँ माँ, सच में हमने हमारी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये कलमुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जानकी गीता का इंतजार करती है। जब गीता घर आती है, अरे ओ गीता, कहाँ चली गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। माँ मैं उस पहाड़ी पे गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए वहाँ जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपने माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो इस छड़ी का तुम क्या करती हो? पहाड़ी पे जाते समय मेरे संरक्षण के लिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो दो ये छड़ी, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। ऐसा कह के जानकी वो छड़ी गीता से छीन लेती है और जानकी उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। वो टुकड़े वो गीता को देती है। ये देख गीता बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा। अब गीता फूट फूट के रोने लगती है। वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। उसे खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो पहले की तरह ही भूखी रहने लगी थी। एक दिन वो फिर से उस पहाड़ी पर चली जाती है और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है। उस पहाड़ी पर बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है और वहां वो जादुई दादी वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता, आज फिर से यहाँ फूट फूट कर रो रही हो? दादी, मेरी ये जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ डाली है। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी ही है। तुम अब इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को जहाँ तुम हमेशा जाती हो वहाँ जमीन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो, मैं चलती हूँ। दादी वहां से गायब हो जाती है और गीता वहां से चली जाती है। गीता अपने घर आकर अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो उस छड़ी की जगह एक छोटा सा पौधा उगाता है। वो उस पौधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देख गीता बहुत खुश हो जाती है। जानकी और उसकी 2 बेटियों की भी नजर उस पौधे पर पड़ती है और वो आश्चर्यचकित होती है। अरे दिशा, जिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। जरा देखो तो। हाँ, सच में माँ, ये तो अद्भुत पेड़ है। चलो हम उसे वहां जाकर देखते हैं। जानकी, दिशा और जिया वहां चली जाती है और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है। मगर वो जब भी उस पेड़ के पास चली जाती, उस पेड़ की टहनियां ऊपर हो जाती और उनके हाथ उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता था। अब वो तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी गीता वहां आती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करती है और उसके फल तोड़ने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं और भी नीचे आती है और गीता उसके कुछ सोने के फल तोड़ लेती है। वो अपनी माँ को देती है, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, दिशा और जिया, इस रास्ते से राजकुमार आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और गीता, तुम उस झाड़ियों में छुप जाओ। जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ, जल्दी उस झाड़ियों में जाके छुप जाओ। गीता झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और दिशा और जिया तैयार होकर वहां खड़ी रहती है। वहां वो नौजवान राजकुमार आता है और उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे फल लगा हुआ पेड़ और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मेरी राजकुमारी की तलाश में हर प्रदेश ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक वो मिली नहीं। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर देंगी क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और जानकी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है।
तभी गीता वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कौन थे? तू तो चुप ही कर, मनहूस कही की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। गीता की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सब लोग वहां से जाने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो आंसू पोंछो। कौन कौन है? मैं, तुम्हारी जादुई दादी। मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गीता अब सारी घटना विस्तार से बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो। तुम ऐसा करो कि रात के समय तुम अकेले यहाँ इस पेड़ के पास आ जाओ। बाद में मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही करो। गीता अपने आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। गीता घर के सारे काम पूरे करके अपने कमरे में सोने जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तब गीता उस पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ में से अब दादी की आवाज आने लगती है, आओ बेटी गीता, अब तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ो और इस पेड़ के सामने आके खड़ी हो जाओ। पेड़ को हाथ लगाते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं और उसके पोशाक पर हीरे लग जाते हैं। गीता अब उस रूप में बहुत सुंदर लगती है। गीता, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वो पत्ता बहुत बड़ा बन जाता है और दादी गीता से कहती है, गीता, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये टहनी दिखा दो। गीता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तब गीता उस चांदी के पत्ते पर बैठकर राजमहल में राजकुमार के कक्ष के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गई। राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो गीता को देखते ही रहता है। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी तोड़ लाई हूँ। क्या बात है! हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब गीता बहुत रोने लगती है और अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए। वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसीलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप हो मेरे राजकुमार। दोनों शादी कर लेते हैं और गीता राज्य की महारानी बन जाती है। गीता अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दुर्गापुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी राधा और बेटे ओम के साथ रहता था। श्याम अपने गांव में खेती करता था। उसकी पत्नी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। उसका बेटा ओम बड़ा बनकर बड़ा अफसर बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत सारी मेहनत किया करता था। वो हर रोज खूब पढ़ाई करता था और स्कूल में भी अव्वल आता था। अरे बेटे, कितना वो स्टडी करते रहते हो, चलो अपने खेतों में छुट्टी के दिन काम करने जाते हैं। अरे नहीं पिताजी, मैं मेरा स्टडी ही करूंगा। आप जाना चाहते हो तो जाइए, मैं घर पर ही रुकूंगा। अजी रहने दीजिए ना इसे घर पर ही, मैं आती हूँ आपके साथ। इतना कुछ नहीं है, तुम घर पर ही रहो। अरे वो मेरे साथ आ जाता तो उसे कुछ खेती का काम सिखा देता। शाम ऐसा कह के खेती करने के लिए निकल जाता है। ओम घर पर ही अपनी पढ़ाई करता रहता है। अगले महीने में ओम की परीक्षा का रिजल्ट आता है और वो पूरे जिले में अव्वल आता है। सारा गांव ओम का गुणगान करने लगता है और ओम को एक विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आता है। ये बात ओम अपने घर पर बताता है। पिताजी, मुझे फॉरेन की कंपनी में काम मिला है, क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बेटा, इतनी दूर तू जाएगा, वहां तो हमारा कोई भी नहीं है। पिताजी, हमेशा कोई साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मेरा ख्याल रख लूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर हमने आज तक तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है ना, इसीलिए दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ, मैं मेरा ख्याल रख सकता हूँ। बेटा, अगर तुमने मन में तय कर ही लिया है तो ठीक है, तुम जाओ, मगर हर रोज हमें फोन कर देना। हाँ पिताजी, करूंगा ना, वो क्या बताने की बात है। ओम फॉरेन निकल जाता है और वहां जाते ही अपने माँ बाप को फोन करता है। पिताजी, मैं ओम बोल रहा हूँ, यहाँ पहुंच गया हूँ, सब ठीक है। पहुंच गए बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राधा और श्याम अपने खेत में काम करके अपना वक्त बिताते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में अब चोरियों के किस्से हर रोज सुनाई देने लगे थे। हर रोज किसी न किसी के घर में चोरी हुआ करती थी। श्याम और राधा भी बहुत डर गए थे। गांव के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि चोरियां कौन कर रहा है। मगर एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने कुछ डाकुओं को गांव में आकर चोरी करते हुए देख लिया। अब सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था।
ऐसे ही एक दिन सरपंच और गांव के लोग एक जगह जमा होकर बात कर रहे थे। अरे भाइयों, हमारे गांव में हर रोज चोरियां हो रही है, इसका क्या करें? पुलिस को जाकर कंप्लेंट करे क्या? नहीं सरपंच जी, अगर हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो वो गांव के लोगों के जान के साथ कुछ ना कर दे। इससे अच्छा हम हमारा सारा पैसा और जवाहरात बैंक में रखाते हैं। हाँ, ये सही है। अगले ही दिन ओम का फोन आता है। नमस्ते माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। सच में बेटा? जल्द आ जा, अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओम अगले महीने ही घर आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड साशा को लेकर आता है। सारे गांव वाले ओम की तरफ देखते ही रहते हैं। उधर राधा पूजा की थाली लेकर अपने बेटे का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। वो अपने बेटे के साथ किसी और लड़की को देखकर शाम से कहती है, अजी सुनते हो, ये हमारे ओम के साथ जो लड़की है वो कौन है? मुझे क्या पता वो कौन है, देखते हैं। ओम घर पर आता है और उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ आई हुई लड़की कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड साशा है। ये मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है। हम एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। अरे मगर अरे माँ, तुम समझा करो, हमें जीवन साथ में बिताना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अजी सुनते हो, ये ओम क्या कह रहा है? बाद में बात करते हैं। राधा ओम की आरती उतारती है और वो सब घर में आते हैं। अब राधा उन दोनों से कुछ भी बात नहीं करती और जाकर घर के एक कोने में बैठ जाती है। शाम राधा के पास जाकर बोलता है, अरे राधा, आज का जमाना ही ऐसा है कि उनको माँ बाप की चॉइस पसंद नहीं आती। पूरा जीवन उनको साथ बिताना है। उन्होंने फैसला किया है तो ठीक है, तुम दिल पे मत लो। अरे मेरे घर में ये फिरंग बहू और इसे कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो, देखा जाएगा क्या करना है। राधा और शाम अपने कमरे में आराम करने जाते हैं और इधर ओम और साशा भी रूम में आराम करते हैं। राधा सुबह उठकर अपने सारे काम कर लेती है। वो किचन में कुछ खाना पका रही थी। तभी साशा नहाकर उसके पास आती है और उसे कहती है, मम्मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बहू, तुम तुम्हारा काम करो, मैं कर लूंगी। तुम नई नई आई हो तो कुछ आराम कर लो, बाद में करना। साशा सोच में डूब जाती है। मुझे लगता है कि माँ मुझसे खुश नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। देखते देखते रात हो जाती है। अब साशा सोने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो चुपके से रूम के बाहर निकली और उसने देखा कि उनके घर में कुछ चोर है। वो चोर उनके घर में गहनों की चोरी कर रहे थे। कौन हो तुम? इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो? ये सुन के वो सारे चोर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी साशा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? साशा को देखकर चोर भागने लगते हैं, लेकिन साशा उन्हें पकड़ लेती है। साशा कराटे और एथलेटिक में माहिर थी, इसीलिए वो चोरों से मुकाबला कर सकती थी। उसने चोरों को पकड़कर मारना शुरू किया। चोरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले और घर के सभी लोग जाग गए। सब वहाँ इकट्ठा हो गए और देखा तो साशा चोरों की पिटाई कर रही थी। अब आएगा क्या चोरी करने? करेगा फिर से चोरी? साशा सारे गुंडों की खूब पिटाई करती है और ओम शहर के पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है। इन्हें किसने मारा है? मैंने मारा, ये चोरी कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने इन्हें पकड़वा दिया, ये हमें कब से चकमा दे रहे हैं, अब आए हाथ में। अच्छा हुआ सर, आप जल्दी आ गए, थैंक यू। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, मगर ये चोर हमारे हाथ ही नहीं आ रहे थे। बहुत लूट चुके हो तुम लोगों को। साशा जी, आपका खास करके धन्यवाद, आपकी वजह से ही ये चोर मिले हैं। अब पुलिस वाले चोरों को लेकर चले जाते हैं। अरे ये लड़की कौन है जिसने इन्हें पकड़ा दिया? अरे वो मेरी होने वाली बहू है, उसका नाम है साशा। राधा अब बड़े गुणगान गाकर अपने बहू के बारे में सबको बताती है। कुछ दिनों बाद ओम और साशा की भारतीय रिवाज से शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस फॉरेन लौट जाते हैं। उस गांव में फिर कभी चोरियां नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हर एक के गुणों का सम्मान करना चाहिए। श्रीरंगपुर नाम के गांव में राजेश नाम का भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाता था और उसकी भेलपुरी गांव वालों को बेहद पसंद थी। उसकी भेलपुरी खाने के लिए लोग देर देर तक रुका करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। राजेश का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन भर अपना काम कर लेता था और दोपहर होने के बाद भेलपुरी बेचने के लिए गांव में गली गली घूमता था, जिससे उसकी भेलपुरी जल्दी खत्म हो जाती थी और वो रात को अपने घर चला जाता था। उस गांव में 8 बजे के बाद कोई भी गांव के बाहर नहीं जाया करता था। उस गांव में ऐसी कहावत थी कि रात के समय उस गांव में एक चुड़ैल आती है। वो गांव के बाहर के कब्रिस्तान में रहती है, मगर ये कहावत कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं। एक दिन राजेश अपने गांव में बहुत देर तक भेलपुरी बेचता है और वो ये नहीं जानता था कि सच में चुड़ैल आती है या नहीं। उस दिन वो अपना भेलपुरी का ठेला लेकर घर जा रहा था।
तभी अचानक उसे वो चुड़ैल गांव में घूमती नजर आई। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने निकला, लेकिन उसके ठेले के पहियों की आवाज आते ही उस चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, आज ये मेरा किससे पाला पड़ गया। ये चुड़ैल तो मुझे आज नहीं छोड़ेगी। अब कहा जाएगा, मेरी आहट से गांव वाले बाहर नहीं निकलते हैं, और तू तो बड़ा ही बहादुर है जो रात के समय बाहर निकलता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा डालूंगी। ऐसा बोल के वो उसे पकड़ लेती है। अरे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने जान की भीख मांगता है, मगर चुड़ैल भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसको हथियार बनाकर गांव में घूमने लगती है। राजेश अब अपने घर में ही रहने लगता है और दोपहर होने के बाद अपनी जादू से भेलपुरी बनाता है और वो बेचने गांव में जाया करता है। भेलपुरी ले लो भेलपुरी, ताजा ताजा भेलपुरी। ऐसा कह के वो गली गली घूमकर भेलपुरी बेचने लगा। अब जो भी वो भेलपुरी खाता वो खाता ही रहता था, मगर भेलपुरी खाने के कुछ समय बाद ही चक्कर आकर गिर जाता। भेलपुरी वाला अपने जादू से उन लाशों को गायब कर देता था और उन्हें अपने घर पहुंचाया करता था। फिर रात के समय घर जाकर उन लाशों को कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के पास फेंक देता था। अच्छे बकरे मिले हैं आज, अब मुझे 8 दिन तक टेंशन नहीं। एक आदमी हरिया उसे लाशों को ले जाते समय देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि उन लाशों को वो कब्र में डाल रहा है। हाय रे, ये नासपीटा भेलपुरी वाला, हमारे गांव के आदमियों को इसने अगवा कर लिया है। इन गांव वालों को कैसे छुड़ाया जाए। हरिया चुपके से वहां से निकल जाता है और गांव में आकर गांव वालों को जमा करके ये सारी बातें बताता है। अरे गांव वालों, ये भेलपुरी वाला अपने गांव के लोगों को जादुई भेलपुरी खिलाकर बेहोश करता है और रात में उन्हें कब्रिस्तान में लेकर जाता है। अरे हरिया, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल के लिए उसके पास से भेलपुरी मत खाइए, बाकी का कल सोचेंगे। अब गांव में ये खबर फैल जाती है। सारे लोग भेलपुरी वाले से डरने लगते हैं और उसके हाथ की भेलपुरी खाना बंद कर देते हैं। भेलपुरी वाला गांव में जब भी आता, लोग उसे नजरों से घूरने लगते। उसे कुछ शक होने लगा, आज ये लोग मुझसे कुछ खरीद क्यों नहीं रहे। जाने दो, फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए काफी खाना है, बाद में देखूंगा। अब सारे गांव वाले उससे डरकर सामने भी नहीं आते थे। इस समस्या का कुछ हल निकाला जाए ऐसा सभी को लग रहा था, इसलिए सारे गांव वाले सरपंच जी के यहाँ जमा होते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में भेलपुरी वाला है जो कि भूतिया बन गया है। हमें उस भेलपुरी वाले से गांव वालों को बचाना चाहिए। ये खबर पक्की है कि ऐसे ही कुछ बक रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आजमा के देख लीजिए। अरे नहीं, मैं तो अपने गांव वालों के भलाई के लिए बोल रहा था। मेरे हिसाब से अपने गांव में एक आईना लगाते हैं, आईना तो सच ही बताता है। सारे गांव वाले एक बड़ा आईना एक पेड़ के सामने लगा देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन वो भूतिया भेलपुरी वाला गांव में आता है। आओ आओ, भेलपुरी खाओ, अच्छी टेस्टी भेल खाओ। अरे भाई ये लो भेलपुरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं भाई, आज मेरा उपवास है, आज मैं भेलपुरी नहीं खाऊंगा। अरे मूर्ख गांव वालों, क्या उपवास कर रहे हो? ये सब फालतू की चीजें होती है। राम अब वहां से चला जाता है और उस आईने के सामने आता है। आईने के सामने आते ही उसकी शक्ल एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे हरिया भाई, क्या यह सच में चुड़ैल है जिसने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है? अरे ये भेलपुरी वाला तो सच में भूत बन गया है। इससे हमारे गांव वालों को खतरा है, हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले सही सलामत वापस आ सके? सरपंच जी, आप उस भेलपुरी वाले के बारे में गांव के पंडित जी को बताइए, क्या पता उनके पास कोई इलाज हो। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। तुम तुम्हारे घर में सुरक्षित रहो, मैं उनसे बात करता हूँ। अब सारे गांव वाले अपने घर में ही रहते हैं। इधर सरपंच जी गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। आइए पंडित जी, जरा आपसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। बोलिए सरपंच जी, क्या समस्या है? किस विषय में आपको चर्चा करनी है? पंडित जी, गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने एक भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसने गांव के लोगों को अगवा किया है। अब उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ऐसा बोल के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोल के वो बोलते हैं, आपके गांव में एक चुड़ैल ने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वो गांव के लोगों को अगवा करके कब्रिस्तान में ले जा रही है और वहां अपनी कब्र में डाल रही है।
पंडित जी अब आप ही बताइए कि हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले इस चुड़ैल की बला से बच सके। सरपंच जी, आप सब लोगों को एक जगह जमा होकर उसे अपनी बातों में उलझा रखना है। तभी मैं वहां आकर मंत्र जाप करूंगा और उस पर जल छिड़कूंगा, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप कल आइए, मैं सब गांव वालों को लेकर नीम के पेड़ के पास मिलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी सारे गांव वालों को अगले दिन गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ के पास जमा होने बोलते हैं। सारे गांव वाले अगले दिन गांव के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। आ गए सारे गांव वाले। अब वो भेलपुरी वाला उसके घर से निकलकर यहाँ आएगा और हम सबको एक साथ देखकर हमें मारने के लिए आएगा। सब लोग तैयार हो जाओ। आ गए सब गांव वाले, कोई रह नहीं गया है ना। अब कुछ देर में भेलपुरी वाला अपने टाइम में गांव में भेलपुरी बेचने आता है, लेकिन गांव के गलियों में कोई ना देखकर वो सोचता है, अरे आज इन गांव के लोगों को क्या हुआ है, सारे के सारे कहाँ चले गए। भेलपुरी वाला बहुत देर तक घूमता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे शक हो जाता है। तभी उसे सारे लोग एक जगह पर जमा दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज सबको मरना है। सब एक जगह पे जमा हुए हैं, मुझे तो आज बहुत सारे शिकार मिलेंगे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने भेलपुरी की गाड़ी लेकर आगे चला जाता है। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। सारे गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखकर अनदेखा करते हैं और अपनी अपनी बातों में उलझे रहते हैं। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। अरे हमें तुम्हारी भेलपुरी नहीं चाहिए। हरिया उसे अपनी बातों में उलझा के रखता है। तभी वो भेलपुरी वाला उस आईने के सामने जाता है। पंडित जी तुरंत उसी समय उसके शरीर पर मंत्र जाप करके जल छिड़कते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे साथ धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। ऐसा कह के उस चुड़ैल का बदन आग से जलने लगता है और वो मुक्त हो जाती है। भेलपुरी वाला जमीन पर गिर जाता है और गांव के लोग उस कब्र से मुक्त होकर गांव में वापस आते हैं। ये सब देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी मदद से सारे गांव वालों की जान बच गई है। अरे वो चुड़ैल अब मुक्त हो गई है, अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगी। आप निश्चिंत होकर गांव में रह सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी बड़ी मदद मिली, आपका शुक्रिया।